नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त स्टूडियो में, साथ ही हमारे साथ ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर भी है, जो लगातार हमें बता रहे हैं कि जो इस युद्ध की जो बारीकियां हैं किस ओर लेकर जा रही है। लेकिन आपको बता दें 5वां दिन है युद्ध का, लेकिन इस 5वें दिन सबसे बड़ी खबरें क्या है? 3 सबसे बड़ी चीज आपको बता देते हैं। पहली चीज, बहुत ही जल्द बातचीत शुरू होने जा रही है बेलारूस में रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन के बीच। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन के जो फोर्सेस है उनका दावा है उन्होंने 5000 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार दिया है। और तीसरा दावा आ रहा है किसके पास है? यूक्रेन की ओर से कि जो हमले हुए हैं थोड़े कम हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है बातचीत। जी हां, रूस और यूक्रेन की बातचीत के बीच कीव में हालात थोड़े सुधर चुके हैं। कीव पर रूस का बहुत बड़ा बयान आया है, कीव से लोग आराम से अब बाहर जा सकते हैं। और यूक्रेन ने भी कीव से को कह सकते हैं वीकेंड जो कर्फ्यू लगा दिया था हटा दिया था, और जिसको लगाया गया था सैटरडे को यानी कि शनिवार और रविवार कर्फ्यू लगा हुआ था और अब कर्फ्यू हटा लिया गया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कीव से लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा है और इसी के जरिए भारत के भी जो लोग फंसे हुए थे उन्हें भी रेल के जरिए, ट्रेन के जरिए अब वेस्टर्न बॉर्डर तक ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि अब कीव पर जो हमले हैं थोड़े कम हो चुके हैं और यही वजह है मनीष कि लोग बाहर जा पा रहे। लेकिन आप कह रहे हैं टैक्टिकल है मूव, और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर यह बताया गया है यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि इस समय रशियन आर्मी ने हमलों को धीमा किया है, लेकिन रशियन आर्मी के सोर्सेस के द्वारा यह इस समय टैक्टिकल हॉल्ट है और सबकी नजर इस समय बेलारूस पर है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, बातचीत में जो भी फैसला होगा उसके बाद ये जो इस समय वॉर सिनेरियो है वो आगे बढ़ेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के वॉर जोन से राहत की खबर आ रही है। भारतीय दूतावास ने छात्रों से रेलवे स्टेशन जाने को कहा है और वेस्टर्न यूक्रेन के लिए ट्रेन पकड़े छात्र, यह कहा जा रहा है। और भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन रेलवे के जरिए छात्रों को भेज सकता है वेस्टर्न फ्रंट में, यानी कि यूक्रेनियन जो फोर्सेस हैं वो उन पर हमला नहीं करेगी और ना ही रशियन फोर्सेस हमला करेंगी। और ये आप तस्वीरें देखिए कि जब ये ऐलान हुआ कि कीव से लोग बाहर जा सकते हैं तो बड़ी तादाद में यहां पर जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं अब उनको दूतावास की ओर से यानी भारत सरकार की ओर से बसेस अरेंज की गई हैं। अब ये बसों के जरिए इनको भेजा जाएगा रेलवे स्टेशन, जहां से स्पेशल ट्रेन का अरेंजमेंट किया है भारत सरकार ने। रशियन फोर्सेस प्लस जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं उनसे बातचीत करने के बाद और जो यूक्रेनियन रेलवे है उसके जरिए ट्रेन को अब वेस्टर्न बॉर्डर तक ले जाया जाएगा, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स वहां से अब भारत के लिए रवाना हो सकते हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध के बीच शांति भी होता दिख रहा है। इस बीच वॉर जोन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए मोदी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मिशन गंगा में लगातार भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी मिसाइल और फाइटर जेट अटैक कर सकते हैं। सिचुएशन बेहद डेंजरस है, इसका अंदाजा लगाया इस बात से जा सकता है कि कई जगहों पे हमने देखा कि अभी भी मिसाइल दागे गए हैं। ऐसे हालात में वॉर जोन के बीच से भारतीयों को निकालना बेहद ही मुश्किल काम है, कई बार तो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यह मुमकिन हो रहा है। दुनिया का कोई और देश इस वक्त इवैक्यूएशन नहीं कर रहा है, वो कह रहा है उनके नागरिकों को आप जहां हैं वहां रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना जाए। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लोगों को बनाने के लिए इस तरह के मिशन को चला रहा है, जिसका नाम है मिशन गंगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आज हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ है कि 4 मंत्री जब जाएंगे, कहां जाएंगे आपको बता देते हैं, रोमानिया, पोलैंड, इन सब इलाकों में जाएंगे और वहां पर आने वाले भारतीयों को लेकर आया जाएगा। मनीष, जो मीटिंग हुई है इसको हम कैसे देख सकते हैं, किस तरह से यह ऑपरेशन चलाया जाएगा? ये देखिए, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी, कानून मंत्री किरण रिजिजू, सिविल एविएशन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये चारों वो मंत्री हैं जो कि जाएंगे और अपनों को वापस लाएंगे। कुल मिलाकर 20,000 की संख्या है, लेकिन कुल 1,000 जो बच्चे हैं, जो वहां स्टूडेंट्स हैं वहां पर थे, वो वापस आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति इसी से दिखती है कि ऑपरेशन गंगा के तहत जो अपने भारतीय इस समय यूक्रेन में हैं उनको वापस लाया जाए। इसीलिए रोमानिया जो रशियन हैं, साथ में यूक्रेनियन हैं, उसके अलावा पोलैंड और रोमानियन कंट्रीज में जितने भी वहां पे सीनियर ऑफिशियल्स थे उनसे उन्होंने बात की और बात करके कहा कि उस सेफ प्लान के तहत अपनों को वापस लाया जाए। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैसला है भारत सरकार का, जिसमें अपनों को वापस लाने की पूरी तैयारी है। दरअसल ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इस वॉर सिनेरियो में इन सबको सुरक्षित वापस लाया जाए। बिल्कुल, जो ऑपरेशन हमका जिक्र हम कर रहे हैं, ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत जो भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको वॉर जोन से बाहर निकाला
जाएगा। आपको वहां की स्थिति बताते हैं। कीव के 30 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त आपको बता दें कि रशियन फोर्सेस मौजूद हैं, जो लगातार वहां पर गोलीबारी भी हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि दूसरे इलाकों में भी, जैसे खार्किव है या दूसरे इलाके, वहां पर मिसाइल्स गिर रहे हैं। लेकिन इस बीच, इन सबके बीच में से लड़ाई के मैदान से अपनों को निकालना, नागरिकों को निकालना आसान नहीं होता। डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले गए हैं, बहुत कठिन काम होता है। इस कठिन काम को कैसे किया गया है? यूक्रेन के वॉर जोन में जो हालात काफी खराब हैं, यूक्रेन के शहर शहर में लड़ाई हो रही है, परेशानी बढ़ गई है। एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रैवल करना बेहद खतरनाक हुआ है। आने वाले दिनों में जरूरी चीजों की किल्लत भी होने जा रही है। दुनिया का कोई देश इवैक्यूएशन नहीं करा रहा है अपने लोगों की, लेकिन सिर्फ एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जिसने मिशन गंगा की शुरुआत की है और अब तक 1000 स्टूडेंट्स को लाया भी जा चुका है। और इस बीच एक और बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की बातचीत पर यह बड़ी खबर है। दोपहर 2:30 बजे यह बातचीत शुरू होगी। बातचीत हो रही है बेलारूस में, जहां पर डेलीगेशन रूस की और यूक्रेन की पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में बातचीत शुरू होगी। हम आपको वो हॉल भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, जहां पर यह बातचीत होने जा रही है, जहां बैठकर इस मसले पर तय किया जाएगा। देखिए, यही वो हॉल है जहां पर बातचीत होगी और यहां पर 3 झंडे लगे हैं। एक तरफ रूस का है, बीच में आप देख सकते हैं बेलारूस का झंडा है और सबसे आखिर में आप नीले और पीले रंग में देख रहे हैं यूक्रेन का। यह डेलीगेशन यहां पर रहेगा। 15 सदस्य मीटिंग होगी। 15 सदस्य रूस में मौजूद होंगे। रशिया और यूक्रेन के दोनों बातचीत करेंगे और ये इस पे पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, वर्ल्ड वॉर की तरफ विश्व आगे बढ़ेगा नहीं, ये सभी इसी कमरे के अंदर बातचीत की टेबल पर तय होगा और यहीं से पता लगेगा कि आगे की दिशा और दशा क्या है। इस पर नजर है व्लादिमीर पुतिन की, रशियंस की, इस पर नजर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, जिनका पूरा भविष्य इस पर निर्भर है। और यह वो जगह है जहां पर 2:30 का वक्त होगा, जब बेलारूस में जो मीडिएशन के तौर पर बेलारूस में इन दोनों के बीच बातचीत होगी और पूरे विश्व की इसकी नजर होगी। और यूक्रेन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का भी एक बड़ा दावा सामने आया है। रूसी सेना को कीव से 30 किलोमीटर की दूरी पर रोका गया, यह कहा जा रहा है यूक्रेन की ओर से। और यूक्रेन ने कहा है कि चेरनिव और खार्किव में लगातार गोलीबारी हो रही है और रूसी सेना के सामने लॉजिस्टिक सपोर्ट का जो संकट है वो पैदा हुआ है। रूसी सेना को जानमाल का भारी नुकसान का भी दावा यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है। इसकी वजह आपको बता दें क्या है, क्योंकि खार्किव को लेकर लगातार लड़ाई जारी है और जो सप्लाई लाइन क्रीमिया की ओर से उस तरफ जा रही थी, यानी खार्किव की ओर जा रही थी, उसको डैमेज किया गया है। जो तस्वीरें अब इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर एक मिसाइल आप देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से ब्लास्ट नहीं हुआ और किसी इलाके में जाके वो सड़क पे धंस गया है। लेकिन सबसे खतरनाक मनीष यही पर ही होता है कि अगर ये फट जाए अचानक तो क्या होगा। देखिए, वॉर प्लान में 72 घंटों का पूरा राशन लेकर अपने साथ वो पूरा कैरी करके आ रहे थे, लेकिन अब 120 घंटे हो चुके हैं, यानी आज 5वां दिन है। इसीलिए तस्वीरों में जो दिख रहा है और टैक्टिकल हॉल्ट के साथ जो हमला है वो कम हुआ है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट की जरूरत है अमित। लेकिन आपको बताएं, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस ने यूक्रेन के एयर स्पेस पर कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन के एयर स्पेस पर हम मजबूत हैं, यह रूस का कहना है और इस दावे को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? एयरफेस पर अगर आपका दबदबा है, इसका मतलब साफ है कि आपने इसके आसपास मिसाइल डिप्लॉय किए हुए हैं और साथ ही साथ आपने जो एयर एसेट्स हैं यूक्रेन के, उसको डैमेज किया है। कल हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी किस तरह से खार्किव के एयरपोर्ट को तबाह किया गया था, उनके एयर एसेट्स को बर्बाद कर दिया गया था। एक और बड़ी खबर, रूस ने ज़ेपोरोज़ी न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का यह बड़ा दावा है कि एक न्यूक्लियर प्लांट पर उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी कि दबदबे का मतलब साफ है मनीष कि किस तरह से जो रूस है, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं, चाहे वो गैस हो, तेल हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी हो, उस पर वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक मूव बना रहा है। देवनाथ सर, जो हम जिक्र कर रहे हैं, मैं और मनीष लगातार बात भी कर रहे थे कि हम आपसे इस पर जानेंगे कि जो टैक्टिकल हॉल्ट भी हो रहा है या फिर जो खास इंस्टॉलेशन है उस पर कब्जा किया जा रहा है, उसकी आखिरकार सामरिक रूप से क्या महत्व होती है। लेकिन यूक्रेन ने रूसी फाइटर जेट से इस कदर तबाही मचाई है कि सड़कों पर मिसाइल धसी हुई नजर आ रही। अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि जो एयर अटैक्स हुए किस तरह से हुए हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक मिसाइल धसी हुई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं खार्किव की, जहां पर एक के बाद एक कतार में कई सारी गाड़ियां आपको नष्ट हुई नजर आ रही होंगी, टैंक्स भी इसमें मौजूद हैं। एक हमें सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि किस तरह से डोबास के इलाके में एक यूक्रेनियन बेस है, आर्मी बेस था, जिसको रशियंस ने कब्जा कर लिया और बाकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वही तबाही की तस्वीर है।
मनीष, ये जो 6 तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि किस तरह से जो रशियंस है वो उनके बेसिस को कब्जा करते हुए जा रहे हैं। देखिए, आप देखिए यहां पर जो बेसिस, वाइटल इंस्टॉलेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, उन पर कब्जा किया जा रहा है। सबसे आखिरी तस्वीर जिसमें वहां के रशियन मूल के जो सिंगर्स हैं या फिर वहां के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं हथियार के साथ। वाइटल इंस्टॉलेशंस पे कब्जा है। सर, किस तरीके का आप ये देख रहे हैं मैसेजिंग? क्योंकि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की सामने आए, उन्होंने कहा जितने भी लोग यहां पर है यूक्रेन के लोग हैं, यूक्रेन के लिए हथियार थामे और रशियंस के साथ लड़ाई करें, और ये तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। दोनों ही पक्षों के बीच में इस वक्त जबरदस्त साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छिड़ा हुआ है। दोनों ही पक्ष अपने शत्रु की पॉपुलेशन को ये बताना चाहते हैं कि वह युद्ध में हार रहे हैं। आप तस्वीरों में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि रूस की फौज आगे बढ़ते हुए एक के बाद एक छोटे छोटे यूक्रेन के शहरों और गांवों पर कब्जा कर रही है। इस पर रशियन जो मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि जैसे उन्होंने कल बोला था कि उन्होंने खार्किव पर कब्जा कर लिया है, उन्होंने ओडेसा पर बहुत भारी बमबारी की है, लेकिन यूक्रेन जो है और उनकी जो मीडिया है और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद ये मीडिया पर आकर बोला है कि उनको अभी तक कोई क्षति नहीं है। यूक्रेन की फौजें बहुत बहादुरी से लड़ रही हैं, वो 1 इंच जमीन भी पीछे नहीं हट रही हैं। ये जो है उनके जनता का मोरल हाई रखने के लिए जनता का मोरल हाई करने के लिए क्या इस तरह की चीजें सामने आ रही है? मल्होत्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा सर, 2:30 बजे बातचीत शुरू होने जा रही है, जो कि एक बहुत सकारात्मक चीज है, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी देखने को मिल रहा है, जैसा हमने बताया कि एक तो है कि अब कीव से लोग निकल भी पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर कोशिश यही हो रही है, हम कह सकते हैं कि हमले कम कर दिए गए हैं। वाइटल इंस्टॉलेशन पर इस वक्त रशिया ने अपना कब्जा रखा हुआ है, इसीलिए बातचीत मुमकिन हो पा रही है, आपको लगता है? यह देखिए, बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपका ध्यान, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही सकारात्मक डेवलपमेंट है, आइस ब्रेकर है। अच्छी बात है कि बातचीत हो रही है। अभी किस लेवल का डेलीगेशन जा रहा है ये मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम हुआ कि दोनों के डेलीगेशंस कौन हेड कर रहा है। इस पहले दौर की बातचीत से कोई खास ऐसी ब्रेकिंग या आउटकम की हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन ये एक सही दिशा में सही कदम है। बट इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी टाइमिंग उस समय हो रही है जब यूएन जनरल असेंबली और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भरपूर कोशिश हो रही है रशिया को आइसोलेट करने की। तो किसी हद तक ये अगर बातचीत होती है तो फिर जो यूएन जनरल असेंबली में जो ये सब एक्टिविटीज चल रही हैं, वहां किसी हद तक इन्फ्लुएंस करने की दिशा में भी ये काम कर सकती है कि भाई देखिए, बातचीत तो शुरू हो गई है, गिव देम ए चांस। तो ऐसा नहीं है कि रशिया और ये सब उस पे राशन पानी लेके आप चढ़ जाएं, आप उन्हें थोड़ा मौका दीजिए, बात करने का थोड़ा स्पेस दीजिए। तो ये मेरा एक एंगल है जिसे मैं सोच रहा हूं। बाकी मुझे नहीं लगता ये बहुत हाई, जो पहला डेलीगेशन है बहुत हाई लेवल नहीं है। आपने सही बोला कि इसमें जो लोग जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो अधिकारी स्तर के हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े कोई मंत्री या फिर जो पोस्ट होल्ड करते हैं वो इसमें पहुंचे। लेकिन इस बीच बातचीत से पहले रूसी न्यूज एजेंसी का एक बड़ा दावा हुआ है। इससे कहा जा रहा है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन से डील करना चाहता है और रूसी डेलीगेशन के मेंबर जल्द डील के पक्ष में है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये जो मॉस्को का मैसेज है वही लेकर ये 15 सदस्य डेलीगेशन इस समय बेलारूस में जा रहा है और यही बातचीत की जाएगी। और यही जो मैसेजिंग है वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से लेकर यूक्रेन का जो 15 सदस्य डेलीगेशन है वो यहां पर आएगा। मल्होत्रा सर, मैं आपके पास फिर से आता हूं क्योंकि आपसे हम इस बात को कर रहे थे और जैसा कि आपने बताया था कि एक अच्छी बात है कि आइस ब्रेकिंग है, लेकिन अब जो क्लेम किया जा रहा है रूसी मीडिया की ओर से, वो कह रहे हैं जो रूस ये चाहता है, मॉस्को ये चाहता है कि जल्द से जल्द इसमें डील हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रशिया की बॉटम लाइन, रेड लाइंस बहुत क्लियर है। रशिया चाहेगा कि पूरी दुनिया में ये मैसेज आया। अब रशिया ने जो एक्शन लिया, उसने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए कहा, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है इक्वल एंड इंडिविजिबल सिक्योरिटी। उसका ये मानना है कि आप उक्रेन की सिक्योरिटी इंश्योर करने के चक्कर में रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर सकते। तो उस सब कॉन्टेक्स्ट में उसने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन वो भी चाहेगा कि अब ये कहीं ना कहीं सेटल हो जाए, क्योंकि इससे जो इंटरनेशनल आइसोलेशन और जो इकोनॉमिक डैमेजेस होने वाली है रशिया को, उसको किसी हद तक कम किया जाए। और जैसा कि बता रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स डेली का एक्सपेंडिचर है इस वॉर को
कंटिन्यू करने के लिए, तो रशिया के लिए ये एक काफी बड़ी इसे कीमत कह सकते हैं कि आपको चुकानी पड़ रही है। हो सकता है रशिया ने ये पहले सोच के चले हो कि वो 3-4 दिन में से खत्म करके रैप अप कर लेंगे, और सर हो सकता है ये भी उन्हें लग रहा, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि उनका जो पर्पस है या फिर उनका जो एक टारगेट था, शायद उस टारगेट को उन्होंने अचीव कर लिया है, यही वजह कि शायद वो डील को पूरा करना चाहते हैं। ये भी एक पॉइंट हो सकता है इसमें। लेकिन आपको बता दें, यूक्रेन ने एक दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि 5300 रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है, और साथ ही साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन का दावा है 29 फाइटर जेट्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने ढेर किया, 29 हेलीकॉप्टर्स, 191 टैंक, 816 आर्मर्ड व्हीकल, और साथ ही साथ 3 ड्रोन, 2 पेट्रोल बोट को भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो युद्ध में किसने कितना नुकसान हुआ, इसे हम जरा ग्राफिकली आपको समझाते हैं। देखिए किसको कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि 5000 से ज्यादा सैनिकों को मारा गया है, और आप यहां पर देखिए रूस का दावा किया है। यूक्रेन ने 102 टैंक तबाह किए, रूस का दावा यूक्रेन के 816 रूसी आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद कर दिए कहा जा रहा है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस का कहना है कि उन्होंने 7 एयरक्राफ्ट किए, कह रहे 29 हमने इनके एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 29 हेलीकॉप्टर गिरा दिए। यूक्रेन कहता है रूस के, उनका कहना है 48 गिरा दिए हैं इनका भी। लेकिन जो कुल मिला के दावे आप देख रहे हैं, रूस के दावे कम नजर आ रहे होंगे, यूक्रेन के दावे ज्यादा नजर आ रहे होंगे। लेकिन एक जो तस्वीरें जो आ रही है सामने, उससे तो जाहिर होता है कि दोनों ही तरफ अच्छी खासी यहां पर उनको डेंट लेना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दावा रूस कर रहा है वो टैक्टिकली कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको और एक मैप के जरिए भी जरा समझाते हैं कुछ चीजें। देखिए आखिर यहां पर चल क्या रहा है। ये खार्किव है, और ये आपका खरसों है, लुहांस्क है। जो सारी की सारी जो लड़ाई जो शुरू हुई है, आपको बता दें इस इलाके से शुरू हुई है, क्योंकि ये जो इलाका आप देख रहे हैं लुहांस्क का इलाका, डोनेट्स्क का इलाका, ये जो 2 इलाके थे इस जगह पे, ये पूरी तरह से कहा गया इसको आजाद घोषित कर दिया गया। खार्किव यहां पर पड़ रहा है, लेकिन ये डोनबास में पड़ता है, लेकिन अभी तक ये साथ में नहीं आया है। ये रशिया का इलाका है, और यहां पर बेलारूस रखता है। तो जब यहां से लड़ाई शुरू हुई, और ये क्रीमिया जैसा 2014 में लिया था, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़ाई आते आते कीव तक पहुंची है। और सबसे बड़ी बात है, मनीष आप भी आइए, देखिए हम जो जिक्र कर रहे हैं यहां पर मैप को लेके, सर आप भी आ सकते हैं प्लीज आइए, क्योंकि हम जिस मैप का जिक्र कर रहे हैं सारी लड़ाई इसी जगह इलाके में चल रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लड़ाई इस वक्त हो रही है, मैं एक बता दूं, क्रीमिया से निकल के ये जो पूरा इलाका है, यहां पर खरसों पड़ता है, और साथ ही साथ यहां पर जो जगह पड़ती है, हम कहते हैं ना मारियापोल, ये जो पूरा इलाका है, यहां पर रशिया अपने डोमिनेंस करना चाहता है। लेकिन साथ ही अब जो लड़ाई इस जगह पे आ गई है, यहां पर आके रुक गई है। मनीष अभी आप ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर 53,000 सैनिकों को जहां दावा कर रहा है कि वो मार गिराया है। अब आप यहां देखें तस्वीरों के मुताबिक, यहां पर आप ये समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि यहां पर जो इस समय रशिया है, और रशिया के साथ ये जो एरिया है वो ब्लैक सी का है, और यहां पर डोनेट्स्क और लुहांस्क एरिया है जिस पर पहले से ही रशिया बोल चुका है वो स्वतंत्र है। इसीलिए इस समय इस एरिया में एक बार फिर से जो यूक्रेनियन फौज है, यूक्रेनियन एयरफोर्स है, वो लगातार अटैक कर रही है, ताकि इस एरिया पे जहां पर रशिया का पूरी तरीके से कंट्रोल है उसको डिस्टेबलाइज कर सके। अच्छा सर एक मिनट आइए, वहीं दूसरी तरफ ओडेसा का जो यहां नेवल बेस था अमित, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और कीव, खार्किव, उसके अलावा जो बाकी एरियाज है मारियापोल, यहां पर एक बार फिर से जो लड़ाई है वो जारी है। आपने कहा कि क्यों ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के यहां से यहां पर अटैक किया जा रहा है, ये ब्लैक सी है, यहां पर ब्लैक सी से यहां पर हम कह रहे हैं ओडेसा पर हमला किया जा रहा है, और ये सी ऑफ एजॉफ है, या छोटा सा रास्ता आता है सी ऑफ एजॉफ, फिर से मैप आएगा, ये सी ऑफ एजॉफ इसे पूरी तरह से कट कर दिया गया। यहां पर मारियापोल सबसे बड़ा यहां पर बेस था। सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, अब देखिए ये पूरा का पूरा जो इलाका पड़ता है रशियन है। अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करते हैं, तो एयर स्ट्राइक के हिसाब से ये कीव हो या खार्किव हो, कितना आसानी से टारगेट कर सकते हैं, या मिसाइल के जरिए टारगेट कर सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं एयर अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, लेकिन दावा यूक्रेन ये कर रहा है कि उनके सबसे ज्यादा एयर एसेट्स को गिराया है। जी हाँ, आप अगर मैप की तरफ देखें तो आप देखेंगे खार्किव में सबसे ज्यादा भयंकर युद्ध अभी हो रहा है। हाँ, रशिया का शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टर्म में एक ही ऑब्जेक्टिव है, रूस चाहता है कि कीव पर वो घेराबंदी करके कीव को दखल कर ले। जैसे ही कीव में रशिया की फौजें दाखिल हो जाएंगी, रशिया जानता है कि यूक्रेन के लोगों का मनोबल गिर जाएगा, और यूक्रेन जो है कमजोर पक्ष हो जाएगा अगली वार्तालाप के जो दौर पड़ेंगे उसके दौरान। कीव के आसपास आप देख सकते हैं यहां बेलारूस है, बेलारूस से कीव पर मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। इस तरफ रूस है, रूस की एयरफोर्स जो है रूस के रनवे से टेक ऑफ कर कर कीव के आसपास के एरिया को आइसोलेट कर रही है। मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, इस वक्त रूस के जनरल जो हैं वो किससे मैप आएगा सर? हाँ बताइए। इस वक्त रूस के जो जनरल्स हैं वो चाहते हैं कि
यूक्रेन के पूर्व भाग में जो यूक्रेन की फौजें हैं वो वहीं पर युद्ध लड़ती रहें, वहीं पर सिमट के रह जाएं और वहां से कीव की मदद के लिए वापस ना आ पाए। सर, आपने मदद का जिक्र किया, अब कौन किसके साथ है भी बता देते हैं। फिलहाल ये एक हमारे पास अब मैप के जरिए समझाते हैं कौन सा देश किसके साथ है। अब देखिए यूक्रेन, ये आपने देख लिया। बेलारूस, हम जिसका जिक्र करें, बेलारूस ऊपर है, बेलारूस रूस के साथ है। यहां पर मोल्डोवा आप देख रहे हैं, मोल्डोवा यहां पर हम कह सकते हैं कि मतलब रशिया के साथ भी हो सकता है या फिर इनके साथ, मतलब एक तरह से न्यूट्रल इसको मान के चले, नाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन रोमानिया नाटो का सदस्य है, हंगरी भी नाटो का सदस्य है, इसके अलावा स्लोवाकिया जो है वो भी है और पोलैंड भी है। तो पोलैंड साथ ही साथ रोमानिया, ये जो सारे जो देश हैं इस वक्त मदद कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की। हमारे साथ मल्होत्रा सर भी जुड़े हैं। मल्होत्रा सर, हम जो मैप के जरिए बता रहे हैं कौन किसके साथ है, आपको क्या लगता है जो ये मदद की हम बात करें कौन किसके साथ है, किसका पलड़ा भारी है? रूस के साथ जो देश है वो भारी है या फिर यूक्रेन के साथ जो उनका पलड़ा भारी है? देखिए, जहां तक रशिया का सवाल है, इस समय तो मुझे लगता है कि रशिया सिर्फ अपने आप पे ही है, उसको और कहीं से आउटसाइड सपोर्ट नहीं है, बल्कि उसके ऊपर पूरी तरह से दबाव डाला जा रहा है, उससे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई जा रही हैं, उसे मिलिटरली कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बाकी जो नेटो और उसके अलाइज है, उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि वो अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे यूक्रेन में, लेकिन हर तरह से मॉरल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिफेंस जो सपोर्ट है वो उससे भेजेंगे। समय समय पे वो अपने अनाउंस कर रहे हैं $350 बिलियन की, वो इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स भेजने की बात हो रही है। तो ये भी एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश है कि नेटो की जो सॉलिडारिटी है, नेटो मेंबर स्टेट्स पर्टिकुलरली जो उसके आसपास हैं, उन सब की सॉलिडारिटी यूक्रेन के साथ है। शॉर्ट ऑफ सेंडिंग देयर फोर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो पूरी तरह से मदद करने के लिए जुटे हुए हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है। अगर मुझे 30 सेकंड दे तो मैं बता दूं, ये सारा गेम प्लान अमेरिका का बनाया हुआ है। अमेरिका इस जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा के रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना चाहता है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम करना चाहता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अब आज की तारीख में नेटो और अमेरिका की इंटरेस्ट यही रहेगा कि ये लड़ाई जितनी ज्यादा दिन चल सकती है ये चले, क्योंकि इसे प्रोलॉन्ग करवाने में फिर रशिया को कमजोर करने में मदद। लेकिन सर, मैं तो उम्मीद ये कर रहा हूं कि लुकाशेंको जो कि प्रेसिडेंट है बेलारूस के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने बातचीत कर ली जेलेंस्की के साथ, उनको मना लिया कि उनके डेलीगेशन यहां पहुंच जाए। उम्मीद कर रहे हैं कि जेलेंस्की अगर इस बातचीत के जरिए एक हल निकाल लेते हैं तो शायद रशिया, बेलारूस और साथ ही साथ पूरे यूरोप के लिए एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा कि ये लड़ाई कम से कम खत्म हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।